Hello friends, this is Neha Rohila and welcome to my YouTube channel. Friends, in the last lecture we studied about basic electronics and in today's lecture we will study about electronic components. Friends, first of all we must know what is an electronic component. So let us begin. An electronic component is a physical entity in an electronic system which affect electrons and their associated field. Now what does it mean? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक फिजिकल एंटिटी है. कंपोनेंट का मीन होता है अ पार्ट और अ पुर्जा. एक पार्ट या फिर एक पुर्जा होगा जो एक फिजिकल एंटिटी है. फिजिकल एंटिटी मीन्स एक ऐसी थिंग है जिसको आप आई से देख सकते हैं और वो किस में लगी होती है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में. अब वो क्या करती है? वो इलेक्ट्रॉन्स और उसकी एसोसिएटेड फील्ड को अफेक्ट करती है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कंपोनेंट्स में भी वही होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स और उसकी एसोसिएटेड फील्ड्स को अफेक्ट करेगा. सो electronic components have a number of electrical terminal or leads. जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे और यू कैन से 2 और 3 इलेक्ट्रिकल टर्मिनल होते हैं या फिर लीड्स होती हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तो हमें क्लियर हो गया है. नाउ मूविंग फर्दर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. लेट अस बिगिन. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, it is further divided into 2 parts. First one is the passive component and second one is the active component. Now let us see the definition of both the component. Active component is a component which have their own ability to amplify the signal, to generate an electric signal in an electronic circuit. और पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं? पैसिव कंपोनेंट do not have their ability to generate the signals in the electronic circuit. They need external power to run the circuit. एक्टिव कंपोनेंट्स उस टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जब वो सर्किट में लगते हैं तो उनकी खुद की अपनी एक एनर्जी होती है, पावर होती है जिससे कि वो किसी सर्किट को रन कर सकते हैं. बट पैसिव कंपोनेंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. पैसिव कंपोनेंट्स को बाहर से एक्सटर्नल पावर हमें देनी पड़ती है सर्किट को रन कराने के लिए. So what are the further types of active and passive components? Now passive components are further divided into 3 parts: resistor, capacitor and then inductor. Active components are further divided into 2 parts: tube devices, semiconductors. So friends, before moving further, we must know the definitions of all these types. First of all, passive components are divided into 3 parts: resistor, capacitor and inductor. And active components are divided into 2 parts: tube devices and semiconductor devices. अब जो हमारे पास रेजिस्टर होता है वो भी एक फिजिकल कंपोनेंट है, कैपेसिटर भी एक फिजिकल कंपोनेंट है. ये ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स है. मैंने आपको पहले भी बताया था दे ऑल आर द फिजिकल एंटिटीज और मैं इनकी इमेजेस भी आपको वीडियो में शो कर दूंगी किस तरह से ये दिखा. रेजिस्टर, लेट्स बिगिन विद on a component which obstructs the flow of current. ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है या कह सकते हो रोकता है. अब सिंबल क्या है इसका? R. और इसको हम जब सर्किट में लगाते हैं तो इस तरह से इसको शो करते हैं.
सर्किट सिंबल ये है इसका, वैसे हम इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज मेजर्ड इन ओम्स। ये ओम्स में मेजर होता है, ये इसके यूनिट्स है। सो फ्रेंड्स, दिस इज रेजिस्टर, दिस इज एन पैसिव कंपोनेंट। मूविंग फर्दर, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या होता है, प्लीज फ्रेंड्स इसको ध्यान से समझना। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो क्या करता है, बेसिकली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का काम करता है। अब कैपेसिटर कैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग करता है वो हम थोड़ा डीप स्टडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कैपेसिटर में क्या होता है हमारे पास, बेसिकली इट इज मेंट टू स्टोर इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलीज देम व्हेनेवर डिजायर्ड। अब कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में 2 प्लेट्स लगी होती हैं। जब हम उसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो जो हमने उसको वोल्टेज प्रोवाइड की है उस लेवल तक वो चार्ज हो जाता है और फिर वो चार्ज होने के बाद अपना चार्ज रिलीज कर देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मे आई राइट द डेफिनेशन। कैपेसिटर इज बेसिकली meant to store electrons। इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रिलीज देम whenever desired। अब फ्रेंड्स, अब ये कैसे करता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के लिए, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, C इज द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस जिसको कि बोलेंगे, इसकी प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में आपको फर्क पता होना चाहिए। कैपेसिटर इज अ कंपोनेंट, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी। अब कैपेसिटेंस है ये, और ये क्या है, चार्ज, दिस इज द वोल्टेज। अब देखो फ्रेंड्स, यहां से हमें क्लियर है दैट चार्ज इज इक्वल टू CV। अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे इट विल बिकम C इंटू V। सो फ्रेंड्स, हमें यहीं से क्लियर हो जाता है। देखिए कि जब चार्ज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के और किसके, वोल्टेज के। अब हमारे पास क्या होगा, जो हमारी चार्जिंग की वैल्यू है वो वोल्टेज और कैपेसिटेंस दोनों पर डिपेंड करेगी। तो जब हम उसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे सर्किट में जिसमें कैपेसिटर लगा होगा, तो क्या होगा, वो एक लेवल तक वोल्टेज के जो कि सेम पोलैरिटी की होगी वहां तक चार्ज हो जाएगा एंड देन इट विल डिस्चार्ज। सो इस कंसेप्ट से हम एक और रिजल्ट डिराइव करते हैं कि जो कैपेसिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डीसी को ब्लॉक करते हैं। अब वो कैसे करते हैं उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। लेट मी डिस्कस दिस फॉर्मूला। देखो फ्रेंड्स, हमारे पास कैपेसिटर अगर हम स्टडी कर रहे हैं, आई हैव अ टर्म कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मेरे पास यहाँ पर एक टर्म होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमें ज्यादा क्लियर होगा कि जो कैपेसिटर है वो कैसे डीसी को ब्लॉक करता है। फ्रेंड्स, व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस? कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास क्या होता है, एक इंटरनल इम्पिडेंस होता है कैपेसिटर का जो कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करता है। अब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली डीसी में तो होगी नहीं, इट विल बी 0 इन केस ऑफ डीसी, और एसी के केस में हाई फ्रीक्वेंसी होगी। एंड द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज XC इज इक्वल्स टू 1 बाय C ओमेगा। अब ओमेगा फर्दर किस में डिवाइडेड है, 2 पाई F। F इज द फ्रीक्वेंसी और ये हर्ट्ज में मेजर होती है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए क्या है, ये हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको 2 केसेस बताती हूँ, AC एंड DC का। लेट अस कंसीडर AC फर्स्ट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज नॉट 0। AC की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी 0 नहीं होती है, और DC की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज ऑलवेज 0 क्योंकि वो स्टेडी लेवल पे रहता है।
तो सो फ्रेंड्स, अब अगर हम ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, व्हाट विल हैपन? लेट अस सी दैट xc is equals to 1 by c into 2 pi into 0. In case of dc it will be 0, so the denominator will be 0 and anything upon 0 will be infinity. So the capacitive reactance offered by the capacitor is infinity. और अगर ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनिटी है तो हमारे पास क्या होगा? इट विल ब्लॉक डीसी. सो फ्रेंड्स, यहीं से हमारे को क्लियर हो जाता है कि अगर हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू स्टडी की है और डीसी का केस लिया है, so from the above derivation it is clear that it will block DC, and in case of AC it will have some value. So if it will have some value, the formula will remain same. It will vary. If it will vary, the value will not be 0. Sorry, the value will not be infinite. Okay friends, it will not be infinite. So हम ये कह सकते हैं it will block DC. और अब हम देखते हैं कैपेसिटर की यूनिट्स क्या होती हैं, उसका सिंबल क्या होता है और वो किस तरह से शो होता है सर्किट में. कैपेसिटर जो होता है हमारे पास वो रिप्रेजेंटेड बाय C. By C. It is measured in Henry. Sorry friends, it is measured in Farad. सिंबल होता है हमारे पास इसका दिस वन, बिकॉज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह है तो ये प्लेट्स होती है. ये इसका सिंबल है, रिप्रेजेंट होता है C से, यूनिट्स है इसकी फेरेड्स. नाउ फ्रेंड्स, लेट अस मूव फर्दर. इंडक्टर क्या होता है? थर्ड वन इज इंडक्टर. देखिए फ्रेंड्स, इंडक्टर बेसिकली एक तरह की कॉइल होती है जो कि ऑलवेज क्या करती है? करंट के चेंज को ओपोज करती है किसी भी सर्किट में. बेसिकली इट इज अ कॉइल which opposes the change of current in the circuit. अगर करंट में कोई भी चेंज आता है तो ये उसको अपोज करती है ऑलवेज. अब ये चीज हम एक फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं. नाउ व्हाट इज दैट फॉर्मूला? We all know friend, V is equals to L di by dt. देखिए फ्रेंड्स, I is the current, T is the time, V is the voltage and L is the inductance. Please do not confuse between inductance and inductor. Inductor is a component and inductance is the property of the inductor. So friends, ये फॉर्मूला है. देखिए यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा मोल्ड करें फॉर्मूला को, डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू वी बाई एल. इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉर्मूला. So from here it is clear that change in current is directly proportional to the voltage and it is inversely proportional to the inductance. It is clear from the formula. So तभी मैंने आपको बोला कि ये जितने भी करंट में चेंज हो गए उसको अपोज करता है इंडक्टर. क्यों? क्योंकि ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वोल्टेज की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब इसी वजह से ये क्या करता है? कुछ लेवल तक एसी को क्या करता है? ब्लॉक करता है. अब वो एसी को कैसे ब्लॉक करते हैं उसकी डिटेल हम आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय XL. इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? जैसे मैंने आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में बताया था, इसी तरह से हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जो कि क्या करता है? एक इम्पिडेंस ऑफर करता है जब वो सर्किट में लगा होता है. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर आप इंडक्टर लगाएंगे तो वो क्या करता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर करता है जो कि एक तरह का इम्पिडेंस ही होता है जब उसमें से कोई भी करंट फ्लो करेगा. सो इंडक्टिव रिएक्टेंस हैज द फॉर्मूला XL is equals to L ओमेगा.
XL is further divided as like this. F is the frequency. So friends, अब हम यहाँ पर भी दो केस स्टडी करेंगे AC DC के लिए. अब देखिए हमारे पास DC में क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी इज 0. So XL will be L into 2 pi into 0. So XL will be 0. तो यहाँ पर XL की वैल्यू 0 रही. 0 का मीनिंग क्या है, DC के लिए अगर XL की वैल्यू 0 है सो इट विल पास DC. अगर इम्पिडेंस ही नहीं ऑफर हो रहा है दैट मीन्स इट विल पास. एंड इन केस ऑफ AC F इज नॉट 0. और अगर F 0 नहीं है तो हमारे पास फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, इट विल वेरी. सो अगर ये वेरी कर रहा है दैट मीन्स इट इज ऑफरिंग इम्पिडेंस. तो इसीलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में क्या होगा, AC ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि वो उसको इम्पिडेंस ऑफर कर रहा है जो कि है इंडक्टिव रिएक्टेंस इन केस ऑफ इंडक्टर. अब फ्रेंड्स, अब ये पूरी तरह से नहीं होता, ये कुछ लेवल तक ही ब्लॉक कर पाएगा. अब देखिए हमारे पास आगे क्या है, इंडक्टर जो है उसका सिंबल क्या होता है, like this. Sorry, it is represented by L. Now units are Henry. Fine friends. So ये आप देख सकते हैं, ये है इंडक्टर का केस. अब फ्रेंड्स, मैंने आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बता दिया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बता दिया है, इनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी है. अब मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ. जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इनकी यूनिट होती है ओम्स. कैपेसिटिव रिएक्टेंस which is XC and inductive reactance which is XL are measured in ohms. Fine friends, they are measured in ohms. So friends, they were the passive component which I have told you. So friends, as I have told you all about the passive components, now we are left with active components. Active components, as I have shown you the diagram, active components are divided into two parts, tube devices and semiconductor devices. Friends, tube devices I told you in the last lecture. I am left with semiconductors. Now semiconductors क्या होते हैं, ये एक तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जिसका कि क्या है, वैल्यू कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है. These are the materials whose value lies between conductor and that of insulator. सो फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर एक तरह के मटेरियल्स हैं जिनकी की वैल्यू, जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है, यू कैन से दैट वैल्यू मीन्स कंडक्टिविटी, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है. अब ये जो सेमीकंडक्टर है ये अपने आप में ही एक बहुत डीपली स्टडी है. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. द डिटेल ऑफ सेमीकंडक्टर विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.